हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ इस सीरीज के लास्ट एपिसोड के साथ। अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और फिर बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ फंजिंग याना के बारे में परेशान हो रही थी। तभी सुफेंग ने उसे कुछ पिक्चर सेंड की जिससे उसको पता चला कि याना तो उसके पास है। फौरन से उसे लेने के लिए टेरेस पर जाने लगती है। इधर जिहान ने भी उसे जल्दी जल्दी में जाते हुए देख लिया और फिर उसके पीछे जाने लगा, लेकिन उधर सीढ़ियों में ही चंचन ने फंजिंग को रोक लिया, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से हम तुम्हारी बेटी को तुम्हारे हवाले करेंगे। उसे पुश करके पीछे गिरा देती है। लकीली उसके पीछे जिहान पहुंच आया था। धक्का तो दोनों को लग जाता है, लेकिन फंजिंग को इतनी चोट नहीं लगी जितने की जिहान को। उसका ये बहता हुआ खून देखकर फंजिंग अपनी बेटी के बारे में तो भूल ही जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया जहाँ अभी तक भी जिहान को होश नहीं आया था। फंजिंग उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज हस्बैंड उठ जाओ, मुझे डराओ मत, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब तक दूसरी तरफ से चंचन आ जाती है, जिसे देखकर फंजिंग गुस्से में बोली कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो कहने लगी कि एक तो तुमने जिहान को नुकसान पहुँचाया और अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। फंजिंग बोली कि झूठ मत बोलो, हम दोनों को नुकसान पहुँचाने वाली तुम ही थी। लेकिन उसके पास इस बात का सबूत तो नहीं था। इधर चंचन ने गार्ड्स को कहकर फंजिंग को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहा, जिस पर गार्ड्स भी उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इधर चंचन जिहान के करीब आते हुए सोच रही थी कि जैसा मैं चाहती थी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ। नेक्स्ट सीन में याना को ग्रैंडपा के पास दिखाया गया, जो कि अपनी मम्मी के पास जाना चाह रही थी। फंजिंग को देखकर वो फौरन से उसके पास भाग आती है और फंजिंग बोली कि डैड, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, भला मैं अपने हस्बैंड को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी। जिस पर डैड बोले कि तुमने उसे अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट किया ही कब है, क्या हम नहीं जानते कि तुम तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। पीछे से सुफेंग आते हुए बोला कि हाँ, तुम्हें याद नहीं कि जब तुम मेरे अंकल से डाइवोर्स लेकर मुझसे शादी करना चाहती थी। फंजिंग बोली कि तुम ही तो याना को अपने साथ ले जाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। जिस पर सुफेंग कहने लगा कि झूठ क्यों बोल रही हो, मैं तो बस याना के साथ खेल रहा था। चंचन भी इस मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगी कि डैड, ये तो बचपन से ही ऐसी है, मैं तो इसके रग रग से वाकिफ हूँ, ये कभी भी जिहान को अपना हस्बैंड नहीं कहेगी। उन लोगों की बातें सुनकर ग्रैंडपा ने भी सर्वेंट को ऑर्डर दिया फंजिंग को यहाँ से बाहर निकालने का। जिस पर फंजिंग बोली कि अगर मैं इस घर से जाऊंगी तो मैं अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, जबकि ग्रैंडपा ने उसे इस बात की इजाजत नहीं दी। उधर सर्वेंट भी ना चाहते हुए उसे बाहर निकाल तो देता है, क्योंकि वो फंजिंग को अच्छे से जान चुका था और ग्रैंडपा का ऑर्डर मानना भी जरूरी है। लेकिन धीरे से अपने कपड़ों में लिपटी हुई एक चिट्ठी को देखने के लिए कहा। फंजिंग भी फौरन से उस चिट्ठी को ढूंढने लगी, जिसमें सर्वेंट ने उसे कहा था कि मैडम जी आप शाम को आ जाना तो मैं किसी भी तरह याना बीबी को आपके हवाले कर दूंगा। नेक्स्ट सीन शाम का ही दिखाया गया, जहां ग्रैंडपा याना को बेड टाइम की स्टोरी सुना रहे थे, लेकिन स्टोरी सुनाते सुनाते वो खुद ही सो जाते हैं। अब ये सर्वेंट के पास अच्छा मौका था, उन्होंने याना को हाथ का इशारा किया और फिर जल्दी जल्दी से बाहर ही खड़ी फंजिंग के पास ले आता है। साथ ही कुछ पैसे भी पकड़ाए ताकि कुछ दिनों के लिए ये दोनों जहाँ पर भी रहे अच्छे से रह सके। नेक्स्ट सीन में फंजिंग सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देख रही थी। सुफेंग और चंचन को जिहान के पास देखकर वो सोचने लगी कि ये दोनों जरूर जिहान को नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे उसे बचाना होगा। मगर याना को भी अकेले नहीं छोड़ सकती। उसे पूछने लगी कि याना बेटा तुम्हें डैडी चाहिए ना। याना बोली कि हाँ मुझे डैडी के पास जाना है। तो इधर फंजिंग कहने लगी कि चलो फिर उनको लेने चले। नेक्स्ट सीन में चंचन और सुफेंग जिहान के रूम से बाहर आते हुए गार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किसी को भी अंदर जाने मत देना सिवाय हॉस्पिटल के स्टाफ के। जबकि दूसरी तरफ से फंजिंग नर्स के हुलिया में आई थी। याना को भी ट्रॉली के अंदर छुपा रखा था और इस तरह से उसे जिहान के रूम के अंदर जाने में कोई भी मुश्किल नहीं होती। डैडी को देखकर तो याना बहुत ज्यादा खुश हो गई, जबकि फंजिंग उसकी एक्साइटमेंट को कंट्रोल में करते हुए कहने लगी कि डैडी बीमार है ना, उनको चोट लग जाएगी। जबकि याना पूछती है कि डैडी उठ क्यों नहीं रहे हैं, ना ही मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने मूवीज में देखा था कि जब प्रिंसेस प्रिंस को किस करे तो प्रिंस को जाग आ जाती है, प्लीज आप भी डैडी को किस करे ना। फंजिंग के लिए उसकी ये बात बहुत ही इलॉजिकल थी, लेकिन फिर भी उसकी बात को मानते हुए उसने जिहान को किस कर दिया। लकीली जैसे ही उसने जिहान को किस किया, इधर जिहान को भी जाग आ जाती है। ये दोनों तो उसे होश में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जिहान बोला कि तुम दोनों कौन हो। तब तक दूसरी तरफ से चंचन भी पहुंच आई। उसे भी जिहान यही कहता है कि ये दोनों कौन है, मैं नहीं जानता। चंचन बोली कि सुना मास्टर जिहान तुम्हें नहीं जानते, इसलिए जाओ यहाँ से। गार्ड जबरदस्ती उसे बाहर ले जा रहे
थे, जबकि वो चिल्लाते हुए जिहान को याद दिला रही थी कि हम दोनों की शादी हुई है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। बाहर लाकर चंचन उसे कह रही थी कि सुना तुमने, जिहान तो तुम्हें पहचान तक नहीं रहा, अब अपने किस्मत के फैसले को एक्सेप्ट करो और उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि उसकी असल हीरोइन तो मैं ही हूँ और सिर्फ मैं ही प्रेसिडेंट की वाइफ बनूंगी। जिसके बाद गार्ड जबरदस्ती फंजिंग को वहाँ से ले गए। नेक्स्ट सीन में फंजिंग कॉल करके उसी सर्वेंट की हेल्प लेती है, वो भी चोरी छुपे उसे घर के अंदर इंटर कर देता है। दूसरी तरफ याना अपनी आंटी चंचन को बुली कर रही थी कि यू बैड आंटी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये वाला सारा सीन देखकर तो फंजिंग को भी उस पर हंसी आने लगी। खैर वो चुपके छुपाते हुए जिहान के रूम में पहुंच आई और उसे पूछने लगी कि हस्बैंड, क्या तुमने अपनी मेमोरी खो दी है? तुम सच में मुझे नहीं पहचान पा रहे? वो भी डायरेक्टली कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। कल तुमने नर्स वाली ड्रेसिंग कर रखी थी और आज तुम मेड बन गई हो। ऐसा लग रहा है कि मुझे सेड्यूस करने के लिए तुम काफी पैसे खर्च कर रही हो। पहले तो फंजिंग को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन पेशेंट के साथ क्या गुस्सा करना। वो कहने लगी कि तुम्हें सेड्यूस कौन कर रहा है? मैं हूँ ही इतनी केपेबल के नर्स भी बन सकती हूँ और मेड भी। जबकि जिहान कहने लगा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर प्रूफ करके दिखाओ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में फंजिंग उसे बॉडी मसाज दे रही होती है और पूछने लगी कि हस्बैंड, क्या अब तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो? इसी दौरान मौका ढूंढकर फंजिंग दोबारा उसे बताने लगी कि मैं कोई मेड नहीं हूँ, क्या मैं सच में तुम्हें याद नहीं? पर जिस तरह से जिहान भी उसे खुद से फ्री होने दे रहा था, ऐसा लगता है कि वो भी मेमोरी खो जाने का नाटक कर रहा है, लेकिन क्यों, ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। इसी दौरान याना भी रूम में इंटर हो जाती है अपने बाबा को आवाजें लगाते हुए। उसके पीछे चंचन भी पहुंच आई और जब उसने यहाँ फंजिंग को देखा तो गुस्से में अपने गार्ड्स को उसे उठाकर बाहर फेंकने के लिए कहती है कि तुम यहाँ फिर से आ गई हो। इधर याना बोली कि डैड प्लीज मम्मी को बचा लो। गार्ड्स तो उसे पकड़कर बाहर ले जा ही रहे होते हैं, पर जिहान ने मना कर दिया कि छोड़ दो इसे। इधर चंचन बोली कि मास्टर जिहान, ये सिर्फ तुम्हें सेड्यूस करना चाह रही है। और जिहान बोला कि कोई बात नहीं, अगर ये मुझे सेड्यूस भी करना चाह रही है तो ये अपने मकसद में कामयाब हो चुकी। अब इसे छोड़ो और तुम सब मेरे रूम से बाहर चले जाओ। उन सब के बाहर जाने के बाद इधर फंजिंग तो खुश हो गई। उसे पूछने लगी कि हस्बैंड, क्या तुमने मुझे पहचान लिया है? जिस पर वो बोला कि मुझे तो बस तुम्हारी सर्विस पसंद आई, इसलिए चाहता हूँ कि तुम मेरी मेड बनकर रहो। फिलहाल तो फंजिंग के लिए इतना भी काफी था। नेक्स्ट सीन में तीनों तैयार होकर जरा बाहर की हवा लेने के लिए जा रहे थे। अब फंजिंग भी जिहान को मास्टर कहकर पुकारती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा ने जब फंजिंग को जिहान के पास देखा तो गुस्सा हो गए कि तुम यहाँ कैसे और तुम्हें हमारे घर के अंदर आने की इजाजत किसने दी? जिहान बोला कि डैड, इसे मैंने ही रुकने के लिए कहा है, प्लीज इसे घर से मत निकालो। जिस पर डैड उसे समझाने लगे कि बेटा ये लड़की तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है, लेकिन वो अभी भी जिद कर रहा था कि मैं फील कर सकता हूँ ये लड़की मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। याना भी अपने ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मम्मी को बाहर मत निकालें। इधर जिहान की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, जो देखकर ग्रैंडपा बोले कि ठीक है, अगर तुम दोनों चाहते हो तो फिर मैं भी इस लड़की को घर से बाहर नहीं निकालता। नेक्स्ट सीन में फंजिंग याना को फोनिक्स पढ़ा रही थी, ये कहते हुए कि अगर तुम जल्दी जल्दी से सीख जाओगी तो मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगी। दूसरी तरफ से जिहान भी आकर उनके पास बैठ गया। याना को अपने लैब पर बिठाकर फंजिंग से कहने लगा कि मैंने भी फोनिक्स सीख लिए हैं, अब मुझे भी रिवार्ड चाहिए। वो बोली कि तुम छोटे थोड़ी ना हो, लेकिन जिहान कहता है कि मेरी मेमोरी खो गई है तो मुझे सब कुछ दोबारा से सीखना होगा ना। इधर याना बोली कि मॉम जल्दी जल्दी से डैड को रिवार्ड देना। रिवार्ड में वो उसे किस कर देती है। दूसरी तरफ से याना को सर्वेंट ने अपने पास बुला लिया। फंजिंग भी वहाँ से जाने ही लगी थी, मगर जिहान उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा देता है, ये कहकर कि मैं और भी सीखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में सुफेंग जिहान से एक डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए लेकर आया था, पर ये माँ बेटी दोनों उसे साइन करने नहीं देती, ये कहकर के जिहान तुम्हारे लिए कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेगा, क्योंकि वो जिहान के मेमोरी लॉस का फायदा उठाकर उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। इधर जिहान ने भी उसे यहाँ से भगा दिया और अपनी वाइफ से कहने लगा कि तुम दोनों तो किसी पर भी अटैक कर सकती हो, लेकिन मुझ पर तो नहीं करोगे ना, मैं तो एमीजिया का पेशेंट हूँ। फंजिंग उसके पीछे भागते हुए कहने लगी कि रुको जरा, तुम्हें अभी बताती हूँ, तुम एमीजिया के पेशेंट हो। नेक्स्ट सीन में सुफेंग और चंचन मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि अगर ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते तो क्या हुआ, ये तीनों मिलकर एक साथ तो इस दुनिया से जा सकते हैं ना। इधर याना अपने बाबा को नींद से उठाने के लिए आती है और साथ ही उनसे पूछने लगी कि डैडी क्या आपको याद है कि मैं कौन हूँ? वो बोले कि हाँ क्यों नहीं, भला मैं इस छोटी सी प्रिंसेस को कैसे भूल सकता हूँ। फंजिंग भी उसे मास्टर कहकर उठने के लिए कहती है कि आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, जबकि याना कह रही थी कि डैड आपको अपना किया हुआ प्रॉमिस याद है ना कि आज आप हमें आउटिंग पर लेकर जाने वाले थे। जिहान बोला कि मैं अपनी प्रिंसेस से किया हुआ वादा कैसे भूल सकता
हूँ, पर उससे पहले जल्दी जल्दी से अपने डैडी को एक चुम्मी दो। नेक्स्ट सीन में ये तीनों ही तैयार होकर आउटिंग पर जाने वाले थे, जबकि इनको जाते हुए इधर चंचन और सुफेंग भी देख रहे होते हैं। उन लोगों के चले जाने के बाद इधर सुफेंग ने किसी को कॉल किया और उसे कह रहा था कि जैसा हमने प्लान किया था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ ना हो। कुछ देर के बाद दोबारा से सुफेंग को कॉल आई कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। ये सुनकर तो वो दोनों खुश हो गए और फौरन से उस जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ जिहान की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ होता है। वो दोनों तो देखकर खुश हो गए कि अब सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ हमारा हो जाएगा। लेकिन जब गाड़ी का डोर ओपन किया तो हैरान हो गए कि ये तीनों कहाँ गए। पीछे से जिहान और फंजिंग आते हुए कहने लगे कि हम यहाँ हैं। जिहान बोला कि जिन किलर्स को तुम दोनों ने हायर किया था असल में वो हमारे हाथों बिक गए थे। सुफेंग कहने लगा कि इसका मतलब तुम कब से नाटक कर रहे थे। साथ ही वो जिहान को मारने की कोशिश करता है, जबकि उसने इसका हाथ खुद को टच होने तक नहीं दिया। इधर फंजिंग चंचन से कहने लगी कि प्लान तो तुमने बहुत अच्छे से बना लिया था, अब जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाओ। फेंग बोला कि तुम दोनों के पास क्या सबूत है कि ये हमारी प्लानिंग थी। तब तक दूसरी तरफ से ग्रैंडपा पहुंच जाए, जो कह रहे थे कि मैं सब कुछ जान चुका हूं, तो किसी और को यकीन दिलाने की क्या जरूरत। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहां जिहान और फंजिंग दोनों ने ही ग्रैंडपा को वो वीडियो दिखा दी थी, जहां चंचन ने फंजिंग को धक्का दिया था, और ये भी कि वो दोनों हमें जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो फिर आप खुद ही लाइव देख लेना। प्रेजेंट में ग्रैंडपा उन दोनों से कहता है कि अब तुम दोनों अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। अब तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो यहाँ से बचकर निकल सके। नेक्स्ट सीन हमें जिहान और फंजिंग की हैप्पी लाइफ का दिखाया गया। वो दोनों ही अब अपनी बेटी के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं। जिहान को उसकी पसंद की लड़की मिल गई और फंजिंग को उसका लॉयल हस्बैंड मिल जाता है, जो कि वो हमेशा से चाहती थी। याना भी हमेशा अपने मॉम डैड को एक साथ देखना चाहती थी, उसकी भी ये ख्वाहिश पूरी हो गई और इसी हैप्पी से सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।